नमस्कार, मैं हूँ राज शर्मा और स्वागत है आपका यूपी पीसीएस उत्कर्ष के इस यूट्यूब के चैनल पे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चले गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। कई बार आपने जीनोम के बारे में सुना होगा और कहीं ना कहीं आपने इसे लिखा भी होगा और बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे। क्या है आखिर ये जीनोम प्रोजेक्ट? जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो वो अलग है और आज मैं बात करूंगा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर जीनोम क्या होता है। जीनोम की बात करें तो जीनोम का अर्थ है जीनों के समूह को, जीनों के समूह को हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ये जीन क्या होता है? थोड़ा सा एक काम करते हैं, शुरुआती के कुछ मिनटों में पहले एक बार हम जान लेते हैं कि आखिर जीन कहाँ से आ रहा है, डीएनए क्या होता है। कोशिका की बात करें तो कोशिका के अंदर में नाभिक होता है। नाभिक की बात करें तो नाभिक के अंदर में क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, जी हाँ, वही क्रोमेटिन जो धागे नुमा संरचना इसको बोल सकते हो। धागे नुमा संरचना जी। क्रोमेटिन ही आगे जाके डिवाइड हो जाता है क्रोमोसोम में और क्रोमोसोम आगे जाके डीएनए में, और डीएनए का ही एक भाग आप कह सकते हो जीन। जीन जो है इसे आप कह सकते हो आनुवांशिक इकाई जो है वो होती है। हमारी शरीर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किस में होती है? जीन में होती है, और जीनों के समूह को ही हम जीनोम कहते हैं। अब क्या है आज के इस टॉपिक में? देखिए, अगर बात करें किसी भी ह्यूमंस के बारे में तो ह्यूमन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हम किसी ह्यूमन की बात नहीं करते हैं, जितने भी हमारे यहाँ जीव हैं, जीवों की आनुवांशिक जो आनुवांशिक संरचना या आनुवांशिक पदार्थ इसको बोल सकते हो, तो जीवों की जो आनुवांशिक इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो किस पर डिपेंड करती है? जीन पर डिपेंड करती है। जैसे किसी व्यक्ति का आंख, नाक, कान, ये सब किस पर डिपेंड करता है? जीन पर डिपेंड करता है। तो ये जो आज के इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो ये क्या है? जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बात करें तो वो क्या है? अभी हाल ही में जारी एक डेटाबेस जो है उसमें क्या हुआ? देश भर के 99 जातीय समूह के स्वस्थ व्यक्तियों के जीनोमिक अनुक्रम को प्रदर्शित किया गया है, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत की जो आनुवांशिक विविधता है उसका एक आधारभूत मानचित्र भी तैयार हुआ है। देखिए, अगर बात करें मानव के जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में या जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में, तो जो जीनोम इंडिया जो प्रोजेक्ट है, इस इंडिया प्रोजेक्ट को दो भागों में यानी कि दो चरणों में, चरण 1 और चरण 2, इसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल से बात करने वाले हैं कि भाई चरण 1 में क्या है और चरण 2 में क्या है। चरण 1 की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे? लगभग 10,000 लोगों को लेंगे, और ये जो 10,000 लोग होंगे उनके जितने भी जीन हैं उस जीन को हम क्या करेंगे कि स्टोर करेंगे, और ये देखेंगे कि भाई 10,000 लोगों के अंदर में जो विविधताएं आ रही हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है। फिर दूसरे चरण की बात करें तो हम दूसरे चरण में लगभग 10 लाख लोगों को लेंगे और ये देखेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम्स क्या चल रही है। अब क्योंकि आनुवांशिक इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो वो जीन में होती है, तो जो आनुवांशिक बीमारियां होगी कहीं ना कहीं वो भी जीन पर ही निर्भर होती है। भाई आनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक डिजीज की बात करें तो कई प्रकार के हो सकते हैं। कई तो कैंसर भी जेनेटिक डिजीज में आते हैं, डायबिटीज जैसे जो डिजीज है वो भी आपकी हो सकती है आनुवांशिक हो। हालांकि अगर हम आनुवांशिक बीमारी की बात करें तो आनुवांशिक बीमारी को आप कई भागों में विभाग सकते हो कि भाई एक होता है जो न्यूक्लियस वाला जो डीएनए है उसमें भी आनुवांशिक बीमारी हो सकती है, या फिर न्यूक्लियस से बाहर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर बीमारी हो सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं? देखो, क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो जीन की बात की जाए, किसी भी डीएनए के अंदर में लगभग 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। अब 3 बिलियन बेस पेयर को एक जगह इकट्ठा कर पाना ये बड़ा आसान सा नहीं है। तो इसके तहत हमने क्या किया
कि जो जीनोम की सीक्वेंसिंग है, यानी कि हमने डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हमने काटा, जिसको आप जीन कह रहे हो, ठीक है। अब जीन के अंदर में क्या होती है, जो आनुवंशिक इकाई है वो बेसिकली बेस पेयर के रूप में होती है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप डीएनए की बात करते हो, देखो ये डीएनए है, तो ध्यान से समझेगा। अब ये डीएनए बेसिकली किससे मिलकर बना होता है? ये डीएनए मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं सर? न्यूक्लियोटाइड होते हैं 3। कितने न्यूक्लियोटाइड है? वो 3 न्यूक्लियोटाइड है। 3 के अंदर में आप बोल सकते हो कि एक है पेंटोज शर्करा, एक है फास्फेट और एक है नाइट्रोजनी क्षार। समझेगा? ये जो 3 चीज आप देख रहे हो, इन 3 चीजों से मिलकर ही क्या बनता है? ये डीएनए बनता है। ये जो डीएनए आप देख रहे हो, ये जो डीएनए है ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। और न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें एक है पेंटोज शुगर, दूसरा है फास्फेट, एक है नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार की बात करें तो नाइट्रोजन क्षार को हम किससे, ये 4 प्रकार के, एक को कहते हैं एडेनिन, एक को कहते हैं थाइमिन, एक को कहते हैं साइटोसिन और एक को कहते हैं ग्वानिन। हाँ, अगर आप आरएनए की बात करोगे, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है, तो ये बेसिकली क्या है, जो डीएनए बना है वो किससे? नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना है। तो अब डीएनए को अगर आप खोलोगे, जैसे मान लीजिएगा आप इसको खोल के देखते हो, तो ये इस तरीके की संरचना दिखाई दे सकती है ये, या आप इसको ऐसे कर लो। तो जो डीएनए का जो आप ये जो बैकबोन देख रहे हो ना, यही बेसिकली बना होता है किससे? शुगर प्लस फॉस्फेट से, यानी कि यही है शर्करा प्लस फॉस्फेट। और इसके अंदर में जो लाइनिंग आप देख रहे हो, ये जो लाइनिंग है यही है नाइट्रोजनी क्षार। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये एक पेयर बनाता है, जैसे एडेनिन मिलता है थाइमिन के साथ, साइटोसिन मिलता है ग्वानिन के साथ, ग्वानिन मिलता है साइटोसिन के साथ, ठीक है। इसी तरीके से ये पेयर्स में होते हैं। और किसी भी डीएनए की बात करोगे तो ये जो पेयर देख रहे हो लगभग 3 बिलियन, 3 बिलियन, ये 3 बिलियन बेस पेयर बहुत ज़्यादा है। तो हमने क्या किया कि भाई इसी डीएनए के इस जो जीन को देख रहे हो, जीन को काट करके इसके हमने क्या किए, ये जो नाइट्रोजन बेसेस हैं इनके छोटे छोटे क्या बना लिए, छोटे छोटे अनुक्रम बना लिए। और इससे हमें समझने में भी थोड़ी सी मदद मिलेगी जी। तो बेसिकली एक प्रयोगशाला की विधि है, आप बोल सकते हो। इसका उपयोग किसी विशिष्ट जीव या कोशिका प्रकार के संपूर्ण आनुवंशिक सूचना को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और इस विधि का उपयोग जीनोम के क्षेत्रों में परिवर्तन खोजने के लिए भी किया जा सकता है। अब ये डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इन टुकड़ों को अनुक्रमित करके फिर उन्हें जोड़कर संपूर्ण जीनोम को फिर से बनाने के द्वारा पूरा किया जा सकता है। अब ये जो डीएनए आप देख रहे हो, इसमें बेसिकली कितना है? सिर्फ 4 नाइट्रोजनी क्षार है, जो इस प्रकार है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन। और ये क्षार मिलकर किसी भी जीव के अनूठी आनुवंशिक क्रम बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करोगे कि भाई मैं भी एक ह्यूमन हूँ और आप भी एक ह्यूमन हो। अब आप में और मेरे में क्या अंतर हो सकता है? देखो, अगर आप भी मेल हो तो मेरी बॉडी के पार्ट और आपकी बॉडी के पार्ट है तो भाई लगभग संरचना के आधार पे सेम ही है। भाई आपकी भी 5 उंगलियां, मेरी भी 5 उंगलियां, मेरी भी एक नाक है, आपकी भी एक नाक है। बट देखोगे तो ये थोड़ा सा अलग कैसे दिखता है। मेरा चेहरा आपसे अलग हो सकता है, मेरी हाइट आपसे अलग हो सकती है, मेरे स्किन का कलर अलग हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है जीन पर। तो ये सभी जो भाई भारत एक विविधता वाला देश है। भारत के अंदर में अलग अलग प्रकार की जातियों के अंदर में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। और भारत में कई जातियां हैं। अब हर एक जातियों की एक अलग सी कदकाठी होती है। तो जो इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट है, इससे हमें ये मदद मिलेगी कि अलग अलग प्रकार की जो कदकाठी होती है वो अलग अलग प्रकार के जगह की वजह से हो सकती है। एग्जाम्पल की बात कहता हूँ, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के व्यक्तियों की जो शारीरिक संरचना होगी वो अलग होगी। और वहीं अगर मैं साउथ की बात करूँ तो वहाँ के लोगों की जो कदकाठी होगी वो अलग होगी। अब ये इतना वेरिएशन क्यों हो रहा है?
अब ये वेरिएशन जीन पर डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं जीन जो है वो स्थान पर भी निर्भर करता है, तो इससे हमें जानने को मिलेगी। तो संपूर्ण मानव जीनोम में लगभग कितने बिलियन है? 3 बिलियन जो है, 3 बिलियन जो जोड़े बेस होते हैं। और जीनोम के अनुक्रमित करने के लिए शोधकर्ता सबसे पहले क्या कर रहे हैं? रक्त से जानकारी निकालते हैं, ब्लड से जानकारी निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 बिलियन जोड़े को पूरे अनुक्रम को एक साथ में रख पाना, यानी कि एक साथ में रख पाना बेटा इतना आसान नहीं होता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इन्होंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया, और छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके बिल्कुल आसानी से रख सकते हैं। जैसे कि आप फर्नीचर को जैसे अलग करते हो वैसे बोल सकते हो। इन छोटे खंडों को हम क्या कर रहे हैं? ACGT कोड को DNA के सीक्वेंस द्वारा लिखा जाता है, और फिर से एक पूरा का पूरा अनुक्रम हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली परिवर्तन जो है वो वैज्ञानिक को यह समझने में मदद कर सकती है कि कैंसर आखिर कैसे हो सकता है, कैंसर के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि अगर आप देखोगे एक डिजीज़ है, जैसे हीमोफीलिया देख लो। हीमोफीलिया एक प्रकार की जेनेटिक डिजीज़ है, या फिर आप बोल सकते हो थैलेसीमिया। तो ये जो जीनोम प्रोजेक्ट है ये समझने में मदद करेगी कि भाई ये जो बीमारी हो रही है वो किस जीन की वजह से हो रही है, और अगर हमें उस पर्टिकुलर जीन के बारे में पता चल जाए तो हम उससे क्या कर सकते हैं? मेडिसिन बना सकते हैं, यानी कि जीनोमिक फार्मा का एक विकास हो सकता है। ध्यान रखना, एक टर्म यूज़ किया मैंने, जीनोमिक फार्मा। भाई फार्माक्यूटिकल्स की बात करें तो फार्माक्यूटिकल्स क्या है? भाई दवाइयाँ बनाती है, लेकिन अगर आपके जीन में जो इन्फॉर्मेशन है और हमें पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज़ इस पर्टिकुलर जीन की वजह से है, तो क्या हम आगे जा करके अगर हमें यही पता चल गया कि ये जीन जो है ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को बना रहा है और किसी व्यक्ति में ये जीन से ये प्रोटीन नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे? लैब में जाकर के इस सिंथेटिक प्रोटीन बना करके जब इस व्यक्ति को देंगे तो उसके बॉडी के अंदर में जो चेंजेस आए थे वो भी सही हो सकते हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसके 2 चरण हैं, तो सबसे पहले चरण की बात करते हैं तो क्या है भाई? जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ये एक प्रकार के सरकारी वित्त पोषित है, यानी कि इसे गवर्नमेंट जो है वो फंड करती है, जिसका उद्देश्य भारत की विविध आबादी के लिए एक व्यापक संदर्भ जीनोम बनाने के लिए लगभग कितने 10,000 भारतीय व्यक्तियों के जीनोम को अनुक्रमित करना है। 10,000 व्यक्ति के जीनोम को इकट्ठा करके उसको समझना है। पहले चरण की बात करें तो ये पहले चरण में होगी। दूसरा, यह परियोजना कब शुरू हुई थी बच्चे? 2020 में शुरू की गई थी, और इसने अपना पहला चरण क्या किया? सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसमें 99 विभिन्न जातीय आबादी के अलग अलग आबादी के 99 अलग अलग आबादी के कितने व्यक्तियों से 10,000 स्वस्थ व्यक्तियों के जीनोम को अनुक्रमित करना शामिल था। और ये डेटा अब क्या होगा? भारतीय जैविक डेटा केंद्र पर उपलब्ध है। कहाँ पर है ये? भारतीय जैविक डेटा केंद्र पर उपलब्ध है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको आज की क्लास में दूंगा। अब ध्यान रखिएगा, यह मानचित्र क्या करेगा? एक अनूठा संसाधन भी बनाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी लगभग कितनी बिलियन आबादी है? 1.4 बिलियन आबादी में से 4,600 से अधिक अलग अलग समूह शामिल हैं। हमारे भारत की जनसंख्या की बात करें या विविधता की बात करें, ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारे भारत में बहुत जनसंख्या तो बहुत है, बट वो जनसंख्या किसी एक जाति की नहीं है, अलग अलग जातियों की है। तो अब भारत में क्या है? अंतर विवाह क्या है? ये बहुत ही कॉमन है, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही शादी करना चाहता है, कोई यादव है तो यादव में शादी करना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप आबादी सेम कास्ट में शादी करते हो तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर सेम कास्ट में अगर आप शादी कर रहे हो तो जो जेनेटिक डिजीज़ होगी वो आगे भी जाएगी, तो इसको समझना थोड़ा सा जरूरी भी होता है। इसलिए कि विभिन्न समूहों में अपनी अलग अलग आनुवंशिक संरचनाएं बनती है। मैंने बताया आपको कि भाई राजस्थान का व्यक्ति और अगर साउथ की बात करोगे या फिर आप यूपी की बात करोगे या बिहार की बात करोगे तो देखो उनकी शारीरिक संरचनाएं अलग अलग हो सकती है। तो कहते भी है ना, देखो अगर आप देखोगे कि शादी जो होती है वो सेम गोत्र में नहीं होती, कहते हैं कि वो भाई बहन होता है। हालांकि ये पहले से चलता आ रहा है, लेकिन आज ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि अगर आप सेम गोत्र में शादी करते हो तो जो जीन होते हैं वो भी तो सेम गोत्र में जाएंगे। तो अगर किसी व्यक्ति में अगर कोई स्पेशल बीमारी है तो वो जो आने वाली जो संतति है, जो बच्चे, उसमें भी क्या कर देते हैं हम, वो बीमारी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो क्या है कि भाई गोत्र से में तो शादी मत करो। तो कहीं ना कहीं देखो ये साइंटिफिकली एक दूसरे के साथ क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य पर आनुवंशिक विविधताओं के प्रभाव की तुलना और अंतर करने में हमें मदद मिल सकता है। बच्चे अगर देखा जाए तो इस
इस परियोजना का जो दूसरा चरण है, पहला चरण तो समझ में आ गया, दूसरा जो चरण का उद्देश्य है उस डेटाबेस को लगभग कितना 10 लाख जीनोम तक क्या करना है, विस्तारित करना है। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि पहले चरण को हमने सफलतापूर्वक क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो अब हम सेकंड चरण की तरफ चलेंगे। और इसमें क्या होगा, इस बार जो 10 लाख जो जीनोम होंगे उसमें क्या होगा, विशिष्ट बीमारियों वाले व्यक्तियों के जीनोम को भी शामिल करेंगे। यानी कि अगर कोई स्पेशल कोई डिजीज है, मान लो मधुमेह है, ठीक है, कैंसर है, या कोई आनुवांशिक बीमारी है, कोई आनुवांशिक बीमारी है, तो वैसे व्यक्तियों को भी इस बार शामिल किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि विभिन्न बीमारियों के लिए आनुवांशिक जोखिम कारकों की पहचान करने और लक्षित उपचार और नैदानिक परीक्षण विकसित करने में मदद मिलेगा। कि क्या अभी जैसे अभी हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिससे हम आनुवांशिक बीमारी को पता कर सकते हैं, लेकिन जो डिजीज की बात करें इतना भी नहीं है। मतलब अगर 1% की बात करें या 2% की बात करें, बस इतना ही है। बट आनुवांशिक बीमारी होने के बाद उसकी कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है, तो जब हम इस परियोजना को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आने वाले समय में क्या हो सकता है कि उसकी मेडिसिन भी प्रॉपर तरीके से बनाई जा सकती है। जी, इस परियोजना ने क्या किया, व्यक्तिगत चिकित्सा को सक्षम करके और आनुवांशिक विविधता की हमारी समझ में सुधार करके भारत में स्वास्थ्य सेवा में क्रांति आने की उम्मीद है। आइए, तो अब इस जीनोम इंडिया जो प्रोजेक्ट है इसके दूसरे चरण में क्या शामिल होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो कि दूसरे चरण में क्या होगा, विशिष्ट बीमारियों वाले व्यक्तियों के जीनोम को अनुक्रमित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जो अलग अलग डिजीज है, कि आखिर वो डिजीज के पीछे का कारण क्या जीन है, तो वो कौन सा जीन है, कौन सा पर्टिकुलर जीन है, हमें पता चलेगा। जैसे अगर आप बात करें हीमोफीलिया के बारे में, ठीक है, तो इसमें F8 और F9 जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हमें कैसे पता चला, हमें पता चला जब हमने इसके बारे में अध्ययन किया, ताकि उसकी तुलना में स्वस्थ जीनोम से की जा सके, इससे मदद मिलेगी। अब क्या क्या हो सकता है बच्चे, कैंसर, मधुमेह और तंत्रिका संबंधित विकारों को, जैसे अल्जाइमर हो गया, डिमेंशिया हो गई, ठीक है, पार्किंसन जैसी जो डिजीज है वो आखिर क्यों हो रही है, इससे हमें जानने को मदद मिलेगी। ठीक है, दूसरा, बीमारियों से जुड़े कुछ आनुवांशिक परिवर्तनों का अध्ययन करना और भारतीय आबादी में पाई जाने वाली दुर्लभ बीमारियों के लिए लक्षित उपचार और नैदानिक उपकरण विकसित करना। हालांकि अगर हीमोफीलिया देखा जाए तो अच्छा, जेनेटिक डिजीज की बात करें तो वो भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज में या फिर पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो भारत के क्षेत्र में जो पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर है, हम उसमें भी मदद कर सकते हैं। जैसे अगर मधुमेह की बात करें तो भारत में मधुमेह के केस कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके पीछे हालांकि खान पान भी असर डालता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी अलग है। हम खाना जान रहे हैं, एक्सरसाइज करना नहीं जान रहे, तो आखिर उसके पीछे कोई जीन है या नहीं है, इससे भी हमें जानकारी मिलेगी। अब डेटाबेस बनाने से क्या मदद मिलेगी, तो भाई जो हम डेटाबेस बनाएंगे उससे क्या क्या मदद मिलेगी। पहले तो आनुवांशिक रोगों को लक्षित करना, हम टारगेट कर सकेंगे। दूसरा, अद्वितीय आनुवांशिक वेरिएंट की खोज करना, जो चेंजेस हो रहे हैं वेरिएंट में उससे मदद मिलेगी। रोग की व्यापकता का आंकलन कर सकते हैं कि रोग आखिर कितने स्केल पे फैल रहा है। दूसरा, दुर्लभ रोगों के लिए उपचार विकसित करना और उपचार के लिए आनुवांशिक प्रतिरोध को समझना। तो इस अगर हम जो चरण 2 है, चरण 2 के डेटाबेस से हमें ये चीज़ें मिलेगी। अब डेटा को इस तरीके से प्रबंधित और साझा किया जाएगा। भाई अब डेटा हमने बना तो लिया, किसी भी जो 10,000 के जीनोम को हमने एक जगह कंप्यूटर में स्टोर कर दिया, आखिर उसको हम किस तरीके से क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहली बात तो प्रबंधित पहुंच। आनुवांशिक डेटा तक पहुंचने के लिए क्या होगा, केवल उन्हीं भारतीय शोधकर्ताओं को इसके डेटा को एक्सेस करने दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये इस डेटा की बात करें, फॉरेन कंट्री के जो साइंटिस्ट होंगे वो इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से भारत के लोगों पर क्या हो रहा है, शोध किया जा रहा है। तो जो भारत के जो साइंटिस्ट होंगे केवल और केवल वही इस डेटा का यूज़ कर पाएंगे, या आप बोल सकते हो कि जो आनुवांशिक डेटा उन तक पहुंच पाएगी। और खासकर वो जो मान्यता प्राप्त जो शोध संसाधनों का हिस्सा होगा, यानी कि जो ऐसे इंस्टीट्यूट जो हमारे यहाँ पर लिस्टेड हैं, केवल उन्हीं डॉक्टरों को इनका एक्सेस दिया जाएगा। जी, और यह प्रबंधित पहुंच सुनिश्चित करती है कि केवल योग्य और अधिकृत कर्मचारी ही इस डेटा का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे दुरुपयोग का जोखिम ना हो। क्योंकि देखो, अगर किसी भी व्यक्ति का जीनोम उसे पता चल जाए तो वो उसके कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं।
अब कोई जैसे लाइफ इंश्योरेंस वाले हो गए वो इसका यूज़ कर सकती हैं, या फिर आगे जा कर के उनकी साथी होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि किसी का अगर हमने जीन ले लिया तो हमें ये तो पता चल गया ना कि इसको कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सी बीमारी नहीं हो सकती है। अगर किसी तरीके से उसका डेटा लीक हो जाए तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और जीनोम के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहते हो कि जीनोम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में एक वीडियो बने तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि सर इस पर भी एक वीडियो बननी चाहिए। दूसरा है प्रस्ताव आमंत्रित करें। अब जैसे डेटा का उपयोग करने में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं को प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि भाई इस डेटा का उपयोग आपके साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाएगा या फिर उससे संस्थान को लाभ होगा, देश को लाभ होगा, तब आप एक काम कर सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं कि भैया ये डेटा जो है मुझे चाहिए और मैं ये शोध कर रहा हूँ और मैं भी इस डेटा के प्रयोग से इस पर्टिकुलर जो डिजीज़ है इसको समझने में मदद मिलेगी और इसका उपयोग करके हम आगे जा करके है ना उनके व्यक्ति की भलाई में कर सकते हैं। तब हो सकता है कि आपको डेटा एक्सेस करना चाहिए। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सहयोग करना चाहिए और ये कदम सुनिश्चित करता है कि डेटा के साथ किया गया शोध उद्देश्यपूर्ण है, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से मान्य है और जीनोम परियोजना के समग्र उद्देश्यों का पालन करता है या उसमें योगदान देता है। दूसरा, सरकारी फंडिंग। अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार के शोध कर रहे हो और आपको सरकारी फंडिंग मिले तो हाँ बिल्कुल मिल सकती है, ठीक है। इस जीनोमिक डेटा का उपयोग करने वाले शोध को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो शोध क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि अध्ययन जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डबल ब्लाइंड डेटा। देखो डबल ब्लाइंड डेटा का मतलब साफ साफ है कि कई बार हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि जीनोम का यूज़ हम करने को कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का हमने डेटा लिया है अब कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो क्या होगा कि जो डबल ब्लाइंड डेटा है वो जिन व्यक्तियों के जीनोम अनुक्रमित किए गए हैं उनकी गोपनीयता की रक्षा के लिए डेटा को डबल ब्लाइंड किया जाएगा। आप बोल सकते हो कि शुरुआत में डेटा को साझेदार संस्थान के द्वारा एनकोड किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो केंद्रीय डेटाबेस पर अपलोड किए जाने से पहले नमूनों को इकट्ठा और अनुक्रमित करते हैं और जब डेटा जो होगा वो शोधकर्ताओं के साथ साझा किया जाता है तो फिर से इसे क्या किया जाएगा, एनकोड किया जाएगा। यानी कि ये एक ऐसी सिक्योरिटी बोल सकते हो कि डबल सिक्योरिटी हो गई, तो कहीं से भी डेटा लीक होने के कोई चांसेस नहीं हो सकते और जिस व्यक्ति की जो डेटा है वो बिल्कुल स्टोर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। दूसरा है सुरक्षित डेटा हैंडलिंग। जी बिल्कुल, अब डेटा को किसी भी तरीके से हैक किया जा सकता है। तो पहली बात तो क्या कि जो डेटा संग्रह होगा, ठीक है, या फिर एनकोडिंग होगी या जो भंडारण होगा या फिर हम साझा करने की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो किसी भी अनधिकृत पहुंच या डेटा उल्लंघन करने के रोकने के लिए एक सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल होगा। इसमें प्रॉपर तरीके से क्या किया जाएगा, ढील नहीं बरती जाएगी क्योंकि बात किसी व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य की हो रही है। जी अब देखो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो अब जीनोम ऐसी बात नहीं है कि केवल इंडिया ही इस जीनोम पर रिसर्च कर रहा है, और भी विश्व में बहुत ऐसी संस्था है जो इस जीनोम पर कार्य करती है। आइए छोटे से अगले 5 मिनट में हम समझते हैं कि भारत के अलावा और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस जीनोम प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं क्या कि मानव जीनोम परियोजना। जी सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी परियोजना कही जाती है। सबसे शुरुआती जो है मानव जीनोम परियोजना जो है इससे हुई थी। तो आप बोल सकते हो कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है 1990 में शुरू की गई और 2003 में ये पूरी करी गई। हालांकि इसके ऊपर कई आरोप भी लगे कि ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया और इसका उपयोग थोड़ा सा दुर्व्यापार के लिए भी इसका यूज़ किया गया। हालांकि ये सारी की चीज़ें मिथ है, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कहा जाता है ये प्रॉपर तरीके से सक्सेस रहा। यह मानव प्रजाति के सभी जीनों को अंकुरित करने और उनका मानचित्र करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शोध प्रयास था। एक आप बोल सकते हो कि एक वर्ल्ड लेवल पे जो जीनोम प्रोजेक्ट है वो इसे ही कहा जाता है और ये मुख्य रूप से यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और ऊर्जा विभाग के द्वारा वित्त पोषित है और इस परियोजना का उद्देश्य मानव जीन के संपूर्ण सेट की रचना। ध्यान रखिएगा, हमारे भारत में जो ह्यूमन परियोजना हो रही है वो केवल और केवल क्या हो रही है, 10,000 लोगों पे हो रही है। यहाँ पे केवल और पूरे के पूरे जो सेट की संरचना हुआ, संगठन है और कार्य के बारे में व्यापक और सुलभ जानकारी प्रदान करना था, तो कि सबसे बड़ी थी। नेक्स्ट आता है 100 जीनोम परियोजना, 100 नहीं 1000 जीनोम परियोजना।
अब ये जो है वो 2008 में शुरू की गई थी। इस परियोजना का जो उद्देश्य था वो दुनिया भर के विभिन्न जातीय समूह के कम से कम 1000 लोगों के जीनोम को अनुक्रमित करने और मानव आनुवांशिक भिन्नता की एक विस्तृत सूची जो है वो तैयार करना था। और 2015 तक इसने क्या किया, 26 आबादियों में से 2504 व्यक्तियों को अनुक्रमित किया था और इसके जिससे मानव आनुवांशिक विविधता की व्यापक समझ मिली थी। उसके बाद यूके बायो बैंक, ये सब पीटी के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और जो मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2006 की बात करें तो 2006 में शुरू होकर यूके बायो बैंक ने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम में कितने 5 लाख स्वयंसेवक जो थे, ठीक है, उनसे आनुवांशिक और स्वास्थ्य डेटा एकत्रित किया गया है। और इस परियोजना का लक्ष्य जो है गंभीर और जानलेवा जो बीमारी है उसकी एक विस्तृत रोग श्रृंखला की जो रोकथाम है वो निदान और उपचार में सुधार करने के उद्देश्य से क्या किया गया, अनुसंधान के एक विविध श्रेणी का समर्थन करना है। सबसे पहली बात तो समझो कि जो भी जानलेवा बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी आखिर क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, हाँ जी बिल्कुल, उनके बारे में ये डिस्कस करती है। नेक्स्ट है जिनोमिक्स इंग्लैंड की जो थी 1 लाख जीनोम परियोजना। ये कब हुई, ये 2012 में यूके सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और इस परियोजना का उद्देश्य था 2018 के अंत तक कैंसर या जो दुर्लभ बीमारी है, देखो दुर्लभ बीमारी का मतलब कि ऐसी बीमारी सबको नहीं होती है, ठीक है, बट कई केसेस में जब होती है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता उससे, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, बीमारियों से प्रभावित जो है NHS रोगियों के उसके परिवारों से 1 लाख पूरे जीनोम को अनुक्रमित करना था। और यह परियोजना जो है वो जीनोमिक्स डेटा के उपयोग के माध्यम से निदान और उपचार विकल्पों को बनाने में केंद्रित है। उसके बाद आते हैं मिलियन वेटरन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर के द्वारा जो है वो संचालित एक शोध कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य VA हेल्थ केयर सिस्टम में अपनी देखभाल प्राप्त करने वाले जो दिग्गज हैं के साथ साझेदारी करना है ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि जो जीन हैं वह स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। और 2011 की बात करें तो उसमें शुरुआत किया गया था MVP स्वास्थ्य और आनुवांशिक जानकारी दुनिया के सबसे बड़े डेटाबेस में से एक है। तो अभी यहाँ पे आपने देखा कि केवल हम ही नहीं है जो जीनोम के बारे में बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे जो देश है उस पर बात कर रहे हैं। एक और है कि 1 मिलियन जीनोम पहल, भाई 1 मिलियन बहुत होता है, जो 1 मिलियन जीनोम पहल है वो यूरोपीय संघ के द्वारा शुरू की गई पहल का लक्ष्य जो है वो 2022 तक पूरे यूरोपीय संघ में से 1 मिलियन से अधिक अनुक्रमित जीनोम की पहुंच प्राप्त करना था, या फिर इतने लोगों का जो डेटा है उसको हमें क्या करना था, संग्रह करना था। और इस परियोजना को रोगों के लिए आनुवांशिक प्रवृत्ति, जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स के बीच संबंधों, व्यक्तिगत उपचार के विकास पर सीमा पार अध्ययन की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया था। सो जो आज की क्लास थी ये एक करंट पर बेस्ड है और काफ़ी कम समय में मैंने आपको जीनोम के बारे में जितनी जानकारी हो सकती थी मैंने वो दे दी। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं सर, तो देखो क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये है मेंस का क्वेश्चन कि भाई चर्चा करें कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ने भारत की आनुवांशिक विविधता को समझने में किस तरीके से योगदान दिया है और यह परियोजना देश में व्यक्तिगत चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में किस तरीके से मदद मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि इस पर आप 200 शब्दों में क्वेश्चन लिखें। अब ये तो चलो मेंस की बात करते हैं, ये तो मेंस का क्वेश्चन है। अब क्या पीटी के क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो पाएंगे, तो देखते हैं पीटी का क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि भाई जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इस परियोजना का उद्देश्य विस्तृत संदर्भ जीनोम बनाने के लिए भारत भर में विविध आबादी से 10,000 आनुवांशिक नमूने एकत्रित करना है और उनका विश्लेषण करना है। और दूसरा है कि यह परियोजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा क्रियान्वित की जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से आपको बताना है कि केवल एक सही है या केवल 2 सही है, और मैं चाहता हूं कि इसका जो आंसर है वो आप दें। बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बात कर रहा हूं इस प्रकार के प्रोजेक्ट के बारे में, तो आजकल अगर आप पीसेस, चाहे आप पीसेस उठा के देखो, चाहे पीसेस की बात करो या फिर आरओ की बात करो, इन दोनों एग्जाम में जो टेक के क्वेश्चंस हैं, वो 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पेपर में, और ये 3 से 4 क्वेश्चन इतने भी आसान नहीं है कि आप आसानी से बना सको।
समझेगा मेरी बात को। तो अब थोड़े बहुत, जैसे अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार के जो छोटे मोटे जो टॉपिक हैं या फिर जो भी महीने में 2 से 4 टॉपिक करंट अफेयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना कि हाँ, कि क्या आप ये पढ़ना चाह रहे हो, क्या आप चाहते हो कि इसी तरीके से जो करंट के साइंस वाले टॉपिक हैं और काफ़ी डिटेल में, ताकि प्री के क्वेश्चंस भी बने और आपके जाकर के मेंस के क्वेश्चंस भी बने। अगर आप चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, मैं इस प्रकार के सेगमेंट को जरूर लेके आऊँगा। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं कभी किसी और टॉपिक पर, किसी और साइंस के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।